નમસ્કાર. મૂવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી ગુરુવારી મિટિંગમાં બધાને સ્વાગત. કોરોનાને 1 વર્ષ ચાલી રહ્યું છે, એમને ઉજવણી કરીએ કે એને વિશ્લેષણ કરીએ. ઉજવણી તો કેટલા માટે જ છે. રીચ રીચર થયા છે, ગરીબ ગરીબ થયા છે. એટલે હું હિન્દીમાં बात करीश केम के વધારે वाइडर ऑडियंस माटे हिंदी में बात करीश. कोरोना का उत्सव चल रहा है. कोरोना का 1 साल जा रहा है. किसी के लिए उत्सव है, किसी के लिए मातम है. उत्सव तो उनके लिए है जो रिच हुए हैं और वो लोग जीडीपी का ये सब चीज़ जो वर्ल्ड बैंक का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके आधार पर चलने की कोशिश करते हैं. और इससे भी सारे माने चीज़ बाहर भी आया है. बहुत लोग कमा लिए और धंधा अच्छा चल रहा है. शेयर मार्केट बढ़िया चल रहा है. तो उनको तो लगता है कि कोरोना में तो उनको गुजराती में बोलते घी केड़ा हो गया है, मज़ा की मज़ा मलाई हो गया है. गरीबों की नौकरी गई. माइग्रेंट्स की बात आप तो जानते होंगे. 1 साल पहले कैसे वो लोग हज़ार किलोमीटर वतन की और पीछे जा रहे थे. जहाँ थे सूरत में, बड़ौदा में, बम्बई में, जहाँ थे नौकरी से निकाल दिया गया, कारखाना बंद कर दिया गया, जाने के साधन नहीं था. तो साइकिल पे चल के रेलवे के पटरी पर मरते घिसते तो ये लोग पूरा पहुँचे. और ये एक करुण कहानी उस समय में सोशल नेटवर्क में ये आया. अभी तक डॉक्यूमेंट्री भी बढ़िया बना हुआ है. गुलजार जी ने गाना भी गाया है, वो विदेशिया. वो डॉक्यूमेंट्री का नाम है 1232 किलोमीटर्स. ज़रूर देखिएगा, वो यूट्यूब में अवेलेबल भी है. इसमें करुण कहानी है जो माइग्रेंट वर्कर जो चले गए और शायद वापस नहीं आए, उनके बारे में कहानी है. तो ये कहानियाँ तो कितने, ये कोरोना पीरियड में कितने कहानी बन सकती है और कल्पना नहीं कर सकते हैं. सोशल एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, फैमिली एस्पेक्ट है, ट्रॉमा एस्पेक्ट है, सुसाइड के एस्पेक्ट्स है. लेकिन तो भी सबसे बड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, एजुकेशनल एस्पेक्ट भी है. ये सब जो है एस्पेक्ट, इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कशन होना चाहिए. लेकिन शायद इतना डिटेल में डिस्कशन जो होना चाहिए नहीं हो रहा है. सवेरे से जो अखबार खुलते हैं तो कोरोना में इतना लोग आक्रांत हैं, अभी कोरोना सर्जिंग हो रहा है, अभी कम हो गया था, अभी बढ़ने लगा दुनिया में, यहाँ वैक्सीनेशन लिया जा रहा है, वो वैक्सीनेशन का रिएक्शन हो रहा है, वो वैक्सीनेशन सफल है, उस कंपनी का वैक्सीन अच्छा है उसको लीजिए. अभी तो ऐसा रहता है कि 2 कंपनी का वैक्सीनेशन को मिला के वैक्सीनेशन भी वैक्सीन लिया जा सकता है. जात का ये अपनी कंपनी वालों को वैक्सीन और किस देश में कौन सा वैक्सीन यूज हो रहा है, यही सब आपको मिलेगा. और आपको सवेरे से इनसिक्योरिटी लगेगा, क्या मुझे कोरोना लग गया है, क्या मेरे घर में मेरे बच्चे को, मेरे वाइफ को, मेरे माँ बाप को क्या कोरोना लग गया है, या मैं वैक्सीन ले लिया तो क्या मैं कोरोना से मुक्त हो जाऊंगा. तो ये कोरोना के बारे में सवेरे से रात तक और यही चिंतन 1 साल से मन में वो मंडरा रहा है. हम कोरोना से मेंटली मुक्त नहीं हो पा रहे हैं. कोरोना है तो सही, लेकिन कोरोना का जो भयावह रूप हमने देखा है, जो भयावह रूप जो था और भयावह रूप उससे ज़्यादा जो था एडमिनिस्ट्रेटिव जो भयावहता जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सप्रेशन जो है वो देखा था. यहाँ तक कि जब ये गर्मी का मौसम में लोग छत में सोते थे, ड्रोन लगा दिया गया, कौन छत में सो रहा है वो पुलिस पकड़ के ले जाता था. आप सोचिए, गर्मी के दिन में आदमी छत में नहीं सोएगा तो कहाँ सोएगा. छोटे कमरे में लोग रहते हैं, 10-12 लोग रहते हैं, बाहर बैठ के बात करते हैं. तो घर में जगह ही नहीं था जो गर्मी के दिन में, उनको भी पुलिस पकड़ के ले जाता था. तो ये कोरोना के टाइम पे एक प्रकार का पुलिस राज रहा, क्योंकि दबदबा रहा. दंड वसूलात करना, वहाँ जाना, इस गली में जाना, उस गली में जाना, उसको पकड़ना, यही चलता रहा. एक प्रकार का संतरास हो गया. लोग चुप हो गए, जैसे इमरजेंसी में भी लोग भी चुप थे, अभी लोग चुप हो गए. जैसे कोरोना के बारे में बोलना, कोरोना के बारे में कुछ टीका टिप्पणी करना, सरकार का कुछ पदक्षेप के बारे में टीका टिप्पणी करना, लोग डरते हैं, बोलने के लिए डरते हैं. लेकिन कोरोना है, कोरोना में लोग मर रहे हैं और भी बढ़ रहा है. कभी स्कूल खोल रहा है, कभी स्कूल बंद हो रहा है, कभी परीक्षा हो रहा है, कभी परीक्षा बंद हो रहा है, कभी ऑनलाइन परीक्षा
परीक्षा चलेगा, को ऑफलाइन एग्जामिनेशन चलेगा। यही सब नाटक विद्यार्थी के मन में चल रहा है। विद्यार्थी क्या करे? क्या कॉलेज बगैर, स्कूल बगैर, यूनिवर्सिटी बगैर ये ऑनलाइन एजुकेशन क्या सही एजुकेशन होगा? क्या इनकी डिग्री मान्यता मिलेगा? ये भी एक प्रकार का चर्चा हो रहा है। तो कोरोना ने एजुकेशन, इसके भी चर्चा भी होनी चाहिए। अगर मौका मिलेगा तो हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन ये एक प्रकार का जो कोरोना जो एक भयावहता जो आया है, इकोनॉमी एस्पेक्ट का जो बात है, हम आज डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं जो दो तीन जो बात कर रहा हूँ, आज का डिस्कशन करने वाले हैं डॉक्टर रनिता नागर, इकोनॉमिस्ट हैं। वो उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट को बोलेंगे। उनका टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स ऑफ गेम्स ऑफ नंबर्स, इकोनॉमिक्स ऑफ गेम्स ऑफ नंबर्स। कोरोना के पीरियड में जो है इकोनॉमिक्स ऑफ गेम्स ऑफ नंबर, गुजराती में कहते हैं आंकड़ा का मायाजाल। कोरोना में आंकड़ा का मायाजाल, इसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन एक बात है कि ये जो कोरोना के टाइम में ट्रॉमा अभी भी चल रहा है, कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, और कुछ ये भी हो रहा है कि एक सवाल सबको मन में आ रहा है, कोरोना है, इलेक्शन चल रहा है, कोरोना है, गुजरात में इलेक्शन हो गया, कोरोना है, गांधीनगर में इलेक्शन भी होगा, उसकी कोई प्रतिबंध नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। पॉलिटिकली सब कुछ चल रहा है, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट गवर्नेंस, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब की सब चल रहा है। लेकिन अगर आप कोई गैस का सिलेंडर का भाव बढ़ गया, इसको अपोज करना चाहेंगे तो आप अपोज नहीं कर पाएंगे। कलेक्टर कचहरी जाके मेमोरेंडम देना भी चाहेंगे, आप दे नहीं पाएंगे। सो प्रोटेस्ट आप नहीं कर पाएंगे, आप इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, धरना दे नहीं पाएंगे। लेकिन होली तो जहां होना है हो गया, मैरिज होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े मुखिया लोग होते हैं, अपनी बर्थडे भी बड़ा जिसम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इलेक्शन भी हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के रैलीज भी हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता रोड शो भी करते हैं, और मास्क पास कुछ भी नहीं होता है। जैसे ट्रम्प का भी मास्क नहीं होता था, जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं, पावरफुल मिनिस्टर होते हैं, वो भी मास्क नहीं पहनते हैं। लेकिन मास्क अगर आप नहीं पहनेंगे तो 1000 रुपया दंड दिया जाएगा। और अभी कफर्स में कितने पैसे जो मास्क जो नहीं पहने, करोड़ों रुपया गुजरात से ही इकट्ठा हुआ। ये एक प्रकार का धंधा हो गया लग रहा है, ये धंधा हो गया। और एक को लगता है कि ये कोरोना अभी इलेक्शन टाइम पे नहीं है, बंगाल में ये नहीं है, केरला में नहीं है, और कहीं भी नहीं, असम में नहीं है, उसकी बात भी नहीं आता है, रिपोर्ट भी नहीं आता। लेकिन बाकी जगह में गुजरात का आता है, बम्बई का आता है, महाराष्ट्र का आता है, ये सब का आता है। लेकिन ये बाकी राज्य में कोरोना नहीं है, मान लेंगे हम। तो ये क्या है? ये कोरोना क्या पॉलिटिकल है? क्या पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी जहां बोलेगा कोरोना है तो वहां कोरोना है, रूलिंग पार्टी बोले कोरोना नहीं है तो कोरोना नहीं है? ये ऐसा है? तो लेकिन एक बात हम देखने को मिलता है, जो लिबरेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो एजेंडा जो चलता रहा, वो डंकल से लेकर गाट करार से लेकर WTO का जो है, इसकी जो एजेंडाज वगैरह जो है, हर चीज़ों में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशन, हेल्थ, सब चीज़ों में प्राइवेटाइज करना, प्राइवेट कंपनी को देना, कॉर्पोरेट सेक्टर को देना, ये जो बात जो था, अभी एक के एक बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये अमल हो रहा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमल हो रहा है। और ये पार्लियामेंट में पास होना जरूरी, बहुमति है, पास हो जाता है। अगर पार्लियामेंट है या नहीं है, पार्लियामेंट्री का डिस्कशन पैनल में जाता है नहीं जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग चर्चा करें या चर्चा ना करें, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में एक ना एक करके बहुत सारे जो एकदम ड्रैकोनियन लॉज, जैसे लेबर लॉज भी है, एजुकेशन के बारे में भी है, प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी है, तो ऐसा प्राइवेट हेल्थ के बारे में है, ये सारे के सारे एक के बाद एक फार्म लॉज है, एक के बाद एक सब पास हो जाता है, पारित हो जाता है। तो ये अनफुलफिल्ड टास्क ऑफ द रूलिंग क्लास का जो है कि जो अपनी इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एजेंडा जो है, ये एक के बाद एक पास होते जा रहा है। खाली एक पाबंदी है, स्कूल खोलेगा या नहीं खोलेगा, कॉलेज खोलेगा नहीं खोलेगा, यही बात चलता रहता है। लेकिन बाकी सब ऑफिसें चलते हैं, धंधे चलते हैं, फ्लाइटें चलते हैं। और जो फायदा रेलवे का जो गड़बड़ हुआ है, रेलवे में आपका सीनियर सिटीजन की सुविधाएं को निकाल दिया गया है, आप प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपया कर दिया गया है। तो ये सब कब चलेगी, नहीं चलेगी, लॉकडाउन, अनलॉक, ये चलते रहता है। अनसर्टेनिटी ये खाली भारत में ही हो रहा है ऐसा बात नहीं है, ये सब यूरोप में हो रहा है, जर्मन में हो रहा है, जापान में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। और ये डेथ भी कम नहीं हो रहा है। डेथ की आंकड़ा आप कितना छुपाए ना छुपाए, मानिए 2.5 लाख तो अमेरिका में पहुंच चुका है, 1.5 लाख से ऊपर इंडिया में पहुंच चुका है। और अगर मान लीजिए दुनिया में 2-3 करोड़ लोग भी मर जाएंगे, तो ये जो शासक वर्ग जो हैं, तो दुनिया को चलाते हैं, जो राज्यों को चलाते हैं, तो क्या वो
मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा, दे डोंट वरी। क्या लोगों का जो बॉडी है, लोगों का जो माने लाइफ जो है, लाइफ मैटर्स होता है, लाइफ कहते हैं इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। अभी बोलते हैं थोड़ा लोग मर जाएंगे, लेकिन कैपिटल, धंधा, पूंजीवाद, ये सब चलना चाहिए। तो ये सारे चीज एक प्रकार का दिख रहा है। और पेपर्स तो भी, उसका राइट्स भी खत्म कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन जो था, इसको भी हर तरह से खत्म किया जा रहा है। तो ये हम कह रहे हैं, एडिटर्स गिल्ड भी बोल रहा है, अमेरिका की जो संस्थाएं जो हैं 2-3 हैं वो बोल रहे हैं। और ट्रंप थे तो मोदी के सपोर्ट बोलते थे, भी ट्रंप जाने के बाद भी तो बाइडन भी आ गए इंडिया में, इंडिया के सब माने बातों में हाँ में हाँ बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि कुछ बातें क्रिटिकली, ट्रंप जो थे क्रिटिकली बात इंडिया के बारे में आता था, वो ट्रंप के समय में भी आता था, बाइडन के समय में भी आ रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंडिया एक पावरफुल कंट्री की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज ड्यूरिंग कोरोना के टाइम, मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। क्वाड कंट्री मिलकर एक एंटी चाइना स्टैंड भी लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अमेरिका एक प्रकार का ये इसी समय पर इंडिया से एक प्रकार का एक जमीन पर वो चाइना को गनिंग करने, गन जो बोलते हैं, डिप्लोमेसी करने की कोशिश हो रहा है। ये डिप्लोमेसी सब चल रहा है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, मार्केट डिवीजन, सोशल डिवीजन, इम्प्लिसिट डिजाइन, माइनॉरिटी में और आर्मी जुनता, ये सब चल रहा है। आपको सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन सवेरे जब आप पेपर खोलेंगे तो आपको आंकड़ा मिलेगा कितना लोग आक्रांत हैं। हॉस्पिटल भर गया, हॉस्पिटल खाली था, हॉस्पिटल भर गया, अभी सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो आएगा। लेकिन बाकी जो और भी क्या क्या जो ड्रैकोनियन लॉज आएगा, सिविल लिबर्टी, डेमोक्रेटिक कैसे खनन होगा, वो तो और भी जो है और भी आएगा। लेकिन आज हम डिस्कस जो करेंगे वो है कि इकोनॉमी एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना कैसे इसको डिस्ट्रॉय किया है। और इकोनॉमी एस्पेक्ट में देखा जाएगा कि ये जो इसको बात में डाइसेक्ट करके डॉक्टर रनिता नागर आपके सामने डिस्कस करेंगे। डॉक्टर रनिता नागर, टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ गेम्स ऑफ नंबर इन कोरोना। Yes, Ranitavan, you can start now. एमएसडी के मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला। इसके बदले मैं प्रकाश भाई शाह, द्वारिका नाथ रथ जी, मीनाक्षी बेन जोशी और सभी अग्रणी नागरिकों का धन्यवाद करती हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि कोरोना के 1 वर्ष को यूनियन बजट की आंखों से देखने की एक कोशिश, उसे समझने की कोशिश और उसका असर आम लोगों की जिंदगी और अर्थतंत्र पर किस तरह का है और फ्यूचर में इसके ट्रेंड्स क्या है वो समझने की एक कोशिश। जिस तरह से टाइटल दिया है इस डिस्कशन का, इस बात का, द इकोनॉमिक्स ऑफ द गेम ऑफ नंबर्स, ये कभी ये लगता है कि बजट के जो आंकड़े हैं कुछ ज्यादा उलझे हुए भी लगते हैं और जैसे दिखते हैं असल में उसका इम्पैक्ट वो नहीं होता। तो कुछ शुरुआती बुनियादी स्पष्टीकरण जरूरी है एक बजट के आंकड़े को समझने के लिए। पहली बात तो ये देखें कि एक फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर्स बताए जाते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 जनवरी से मार्च के जो 3 महीने हैं, मार्च 31 यानी कि आज
आज एक क्वार्टर खत्म होता है। क्वार्टर टू जो दूसरा क्वार्टर है वो अप्रैल से जून 30 तक के बीच का, ये तीन महीने का स्लॉट्स है। तीसरा क्वार्टर जुलाई 1 से सितंबर 30 तक का, और क्वार्टर 4 अक्टूबर 1 से दिसंबर 31 तक का। अब ये मैंने क्यों बताया शुरू में, क्योंकि बजट को समझने के और आंकलन करने के अलग अलग पद्धति हैं जो मैं आगे बताऊंगी। पर पहले तो ये एक समझना है कि एक फाइनेंशियल ईयर को, जिसको हम फिस्कल ईयर कहते हैं, 31 मार्च को जो खत्म होता है, उसके 4 क्वार्टर्स होते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात कि बजट को मोटे तौर से हम बजट कहते हैं, लेकिन टेक्निकल रूप में बजट के 3 एस्टिमेट्स रहते हैं। पहला, जिसको बजट एस्टिमेट कहा जाता है, दूसरा जिसे रिवाइज्ड एस्टिमेट कहा जाता है, और तीसरा जिसे एक्चुअल एस्टिमेट्स बताए जाते हैं। बजट का जो खेल है, ये एक्चुअल एस्टिमेट और रिवाइज्ड एस्टिमेट के बीच में चलता है। खास तौर से जब फाइनेंशियल ईयर को मार्च के बदले फरवरी रखा गया, फरवरी में 2 साल से बजट पेश होता है, तो ये इसके कारण क्या है बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इनके जो रिजल्ट्स हैं, ये समझ आता है। एक तो ये कि जैसे हम जानते हैं कि बजट रिसीट और एक्सपेंडिचर, मतलब आवक और खर्च का एक बैलेंस है, एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है कि सरकार के पास आवक कितनी आई और उस आवक के सामने सरकार ने खर्च कितना किया। इसका जो आकलन है, इसे बजट कहा जाता है। तो जब फरवरी में बजट को मार्च की जगह पे फरवरी में प्रीपोन किया गया, तो एक चीज इसमें ये सामने आता है कि सिर्फ 9 महीने के डेटा अवेलेबल रहते हैं, और 3 महीने के डेटा अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फरवरी में जब हम करते हैं, तो बजट का एक क्वार्टर के जो एस्टिमेट्स हैं, के जो आंकड़े हैं, रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों के, वो उसकी कोई बुनियादी ठोस हकीकत रियलिटी नहीं है। और ये जो एक क्वार्टर की इंफॉर्मेशन रहती नहीं है, इसे सरकार अपने मुताबिक कोई वैल्यू डाल सकती है। अब वो वैल्यू चाहे जैसे बताया गया था एक्चुअल एस्टिमेट के आंकलन में वो रखे, या परिस्थिति के अनुसार उसे बदल के रिवाइज्ड एस्टिमेट के नाम पे ये 3 महीने के आंकड़े जो 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 अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि एक क्वार्टर का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं रहता बजट के एस्टिमेट्स बनाते समय, तो गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा एक 3 मंथ्स का समय होता है, जिसमें ये किसी भी ठोस आधार के बिना एक मूल्यांकन कर सकती है। इससे एक सवाल दूसरा ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा एक क्वार्टर, एक पूरा क्वार्टर के जो आंकड़े हैं, और ये सारे फाइनेंशियल आंकड़े हैं, इसके गैर मौजूदगी में, इसके ठोस आकलन के बिना ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस में किस तरह से पास होता है, इसकी अप्रूवल कैसे आती है। माना कि रिवाइज एस्टिमेट्स कानूनी रूप में किया जा सकता है, पर उसके आगे भी कुछ ठोस पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके अंतर्गत ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर द बजट प्रपोजल उनके एस्टिमेट्स के तौर पे लेड डाउन हो, स्थापित हो। एक
एक एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगी इसके ऊपर कि 2020-21 यानी कि लास्ट ईयर का अगर हम फिस्कल ईयर ले, ये आंकड़े अभी अवेलेबल है, अगर हम लास्ट ईयर के आंकड़े लें 2020-21 की, अब जो बजट आया है वो है 21-22 का बजट। इस आंकड़े में जो टोटल रिसीट है गवर्नमेंट के पास, जो आवक है, रिसीट्स जो आई हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट के तौर पे इसका आंकलन है 16 करोड़ 16 करोड़ रुपीस। ये गवर्नमेंट के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, 16 करोड़ रुपीस। हम जानते हैं कि कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो होल्ड करती हैं, तो कैग ने दिसंबर में अपनी टोटल रिसीट्स बताई, मतलब वो गवर्नमेंट के ही बजट के रिसीट्स हैं, और दिसंबर एंड के तहत 2020 में लास्ट ईयर ये जो आकलन था ये 11 लाख करोड़ का है। तो हम क्या बता रहे हैं कि सरकार का रिवाइज एस्टिमेट 16 लाख करोड़ और कैग का ऑफिशियल एस्टिमेट 11 लाख करोड़, यानी कि 5 करोड़ का फर्क हुआ दोनों के बीच में। सिर्फ 5 करोड़ का फर्क नहीं है, ये 5 करोड़ अगर हम देखें 16 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़ के बीच का जो फर्क है 5 लाख करोड़, ये अगर हम इसके परसेंटेज में देखें तो ये कुल अमाउंट का 42% है। 16 लाख करोड़ 11 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है दैट इज 42%। तो ये 42% एक फिस्कल ईयर का डिफरेंस, ये 3 जादुई महीने जो है, कौन से जिसके डेटा रहते नहीं है, जिसके डेटा कोई ठोस आधार पे, कोई पैरामीटर्स पे खड़े नहीं किए जाते, उस दरमियान 42% का जो ये फर्क है, ये मटेरियलाइज होने की अपेक्षा, मतलब ये 42% आवक का आ जाना, इसकी एक अपेक्षा एक समझने वाली बात है, क्योंकि इसका ये मतलब हुआ कि 9 महीने में, यानी कि 3 क्वार्टर में आपने जो रिवाइज एस्टिमेट रखा था 16 लाख करोड़, ये तो आया नहीं, लेकिन कितना आया, तो कैग के हिसाब से ये 11 लाख करोड़ आया। तो फर्क हुआ दोनों के बीच में 5 लाख करोड़। ये 42% ऑफ द टोटल अमाउंट जो आपने एस्टिमेट किया था, और ये 42% आखिरी के ये जो 3 महीने हैं जिसको हम लास्ट क्वार्टर बोल रहे हैं, इसमें ये मटेरियलाइज हो जाएगा, इसमें ये रिसीट्स आ जाएंगे, और ये आने की उम्मीद नहीं है, आ जाएंगे। तो अगर आ जाएंगे तो जरूरी है कि बजट में इसके डिटेल्स भी बताए जाएं कि किस बुनियादी आधार पर कौन से हेड्स के अंतर्गत इतनी बड़ी रकम रिसीट के तौर पे जो आपने रिवाइज एस्टिमेट्स में बताया है उसकी आने की गुंजाइश है। ये एक एग्जांपल मैंने रिसीट्स, मतलब जो आवक है, सरकार की आवक है, इसको लेते हुए बताया। एक और हम एक्सपेंडिचर जो सरकार खर्च करती है उसके ऊपर अगर हम लें, तो अगेन 2020-21 के अगर हम आंकड़े लें तो रिवाइज एस्टिमेट टोटल स्पेंडिंग, अब सरकार कितना खर्च करती है उसी एक आंकड़े के ऊपर बहुत कुछ निर्भर होता है। तो रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो 34 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर है, रिवाइज एक्सपेंडिचर। फिर से अगर हम देखें तो कैग के पास तो रियल अकाउंट्स रहते हैं, तो कैग अगर की एस्टिमेट हम देखें तो वो 22 लाख करोड़ हैं। सो कहाँ 34 लाख करोड़ जो आप एस्टिमेट कर रहे हो हम खर्च करेंगे, हम मतलब सरकार खर्च करेगी, और कैग जो है बता रही है कि दिसंबर 2020 तक 22 लाख करोड़
हुआ है, खर्च हुआ है। दोनों में फर्क अगर हम देखें तो 11 लाख करोड़ का गैप आता है दोनों दोनों एस्टिमेट्स के बीच में। और फिर ये बताया जा रहा है कि ये जो 11 लाख करोड़ है ये 34% है ऑफ द टोटल अमाउंट, 34% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो सरकार ने अपने रिवाइज एस्टिमेट्स में बताए थे। और ये 34% ऑफ द एस्टिमेट जो सरकार खर्च करेगी, ये आखिरी के जो 3 क्वार्टर हैं, जो हमने पहले बताया कि ये जो आखिरी के 3 क्वार्टर हैं, इसमें ये रिवाइज एस्टिमेट के तहत खर्च हो जाएगा। कहने का ये मतलब है कि जब एक डेटा बताया जाए तो गौर ये करना है कि इसकी क्वार्टरली क्लासिफिकेशन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, ये बजट एस्टिमेट है, ये रिवाइज्ड बजट है या ये एक्चुअल बजट है। होता ये है कि हम घंटों भर हम टीवी में भी देखते हैं, घंटों भर बहस और डिस्कशंस होती रहती हैं एक्चुअल एस्टिमेट पे, रिवाइज एस्टिमेट पे। लेकिन ध्यान में लाने की जरूरत ये है कि ये किस तरह से इसका आकलन होता है, क्योंकि जैसे बताया कि रिसीट्स का 42% आखिरी 3 महीने में कैसे मैनेज होता है, ये किस तरह की मैथमेटिक्स है, इसका क्या बुनियादी आधार है। और जब खर्च की बात आती है तो 2020 के डेटा में हमने बताया कि 34% ऑफ द टोटल अमाउंट जो सरकार खर्च करेगी, ये भी इस आखिरी 3 महीने में उसका समावेश हो जाता है और उसकी कोई डिटेलिंग हमें पता नहीं रहती, कोई इसके डिटेल्स हमें मिलते नहीं है। ये एक बात। तो फिस्कल ईयर और उसका क्वार्टरली क्लासिफिकेशन। दूसरा, बजट एस्टिमेट्स, रिवाइज एस्टिमेट्स और एक्चुअल एस्टिमेट्स के अंतर्गत जो ये पूरी बात रखी जाती है, इसमें पहले 9 मंथ्स के डेटा अवेलेबल होते हैं और वो 9 मंथ्स में ये अगर हम देखें कि 90% ऑफ रिसीट और 90% ऑफ एक्सपेंडिचर का मूल्यांकन हो गया, 10% हम लास्ट क्वार्टर में अगर सरकार बताती है तो समझ आता है। लेकिन इतना बड़ा एक आंकड़ा 42% ऑफ रिसीट, 34% ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका समावेश किस तरह से ये आखिरी के 3 महीने के एक क्वार्टर में होता है, ये नहीं समझ जाता। क्योंकि जब आपके पास 4 क्वार्टर्स हैं तो चाहे वो रिसीट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर है, उसकी एक प्लानिंग तो होगी 4 क्वार्टर में, उसका कुछ तो एक बैलेंस स्वरूप दिखेगा। तो ये एक बात। दूसरा है कि जो हम ग्रोथ और जीडीपी और इस तरह का आकलन करते हैं, तो ये इंडिया में इसे ईयर ऑन ईयर किया जाता है। ईयर ऑन ईयर मतलब आखिरी साल का क्वार्टर को इस साल के क्वार्टर से कंपेयर करके हम ग्रोथ को एस्टिमेट करते हैं। लेकिन जितने डेवलप वर्ल्ड हैं और जितने मेजर डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वहाँ ये ईयर ऑन ईयर नहीं कैलकुलेट किया जाता, इसको क्यू ऑन क्यू यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी स्टडी की जाती है। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बहुत भयंकर फर्क है। इंडिया में जैसे मैंने बताया कि ईयर ऑन ईयर एस्टिमेट होता है ग्रोथ का, जबकि डेवलप वर्ल्ड और डेवलपिंग वर्ल्ड्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर होता है। तो इसका फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब हम ईयर ऑन ईयर एस्टिमेट करते हैं, तो अभी का अगर एग्जांपल लें तो जो बात बताई जा रही है कि रिकवरी आई है, इकोनॉमी में रिकवरी आई है, ये किस आधार पे है? ये लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके कंपैरिजन में हम रिकवरी दिखाते हैं। अब देखिए, लास्ट ईयर का क्वार्टर मतलब क्या? लास्ट ईयर का क्वार्टर मतलब लॉकडाउन का क्वार्टर, मार्च वाला क्वार्टर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो पूरा फेज है, इस फेज के सामने जब हम 2021 का ईयर ऑन ईयर एस्टिमेट करते हैं तो ऑब्वियसली हमको रिकवरी दिखेगी, ऑब्वियसली हमको बढ़ोतरी दिखेगी। अगर ठोस एग्जांपल लें तो लास्ट ईयर का फर्स्ट क्वार्टर जो हमें दिखता है तो जीडीपी -23% डिक्रीज हुई। कैसे? क्योंकि हमने इसको 2019 के फर्स्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर किया, जिसके तहत ये -23 डिक्रीज आई। सेकेंड क्वार्टर में हमें दिखता है कि -7 डिक्रीज आया। क्यों?
क्योंकि हमने 2019 के सेकेंड क्वार्टर के साथ उसको कंपेयर किया, और थर्ड क्वार्टर में अभी जो हम बता रहे हैं कि एक मार्जिनल 0.4 पॉजिटिव में आया है। लेकिन अगर हम इसको क्वार्टरली करें, क्वार्टरली होगा कि मार्च के ये 2021 के मार्च वाले क्वार्टर के 3 महीने को उसके बाद वाले क्वार्टर के 3 महीने से करें तो ये जो फिगर्स हैं ये बहुत अलग दिखते हैं। ये फिगर में क्या दिखता है, जैसे एक बात बताएं कि ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ है ये 11% का एक फोरकास्ट है। इस बार का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 11% का फोरकास्ट है। अब 11% का फोरकास्ट आप कुछ भी ना करें तो भी आपको 11% का फोरकास्ट मिल सकता है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो किससे कंपेयर कर रहे हो, आप ये वाला मार्च को कंपेयर कर रहे हो लास्ट वाले मार्च से। तो ये दोनों के कंपैरिजन में वहां तो -23 का आपको रिडक्शन दिखा था, तो उसके सामने 11% का ग्रोथ बहुत सामान्य बात है। पर इसी 11% को अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो बड़ा ताज्जुब लगता है देख के कि हर क्वार्टर का जो ग्रोथ होगा वो 1% होगा। ये जेपी मॉर्गन की स्टडी है, जहांगीर अजीज साहब ने बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल लिखा है जिसमें इसको कैसे मेजर करते हैं उसकी सारी टेक्निकलिटीज बताई हैं कि 11% का ग्रोथ जो अभी फोरकास्टेड है 2021-22 के बजट में, इसको अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हर क्वार्टर का 1% ग्रोथ है। मतलब इसको इजीली अगर हम समझे तो ये कि ईयर ऑन ईयर के जो फोरकास्ट है वो बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं और वो रियल ग्राउंड पे मटेरियलाइज नहीं होते, बिकॉज रियल ग्राउंड पे क्या मटेरियलाइज होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि मुझे इनकम कितना मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कितना मिलेगा, ये डिसाइड होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि लास्ट ईयर के ईयरली बेसिस पे। इसलिए ये चीज एक समझना बहुत जरूरी है। ये कुछ बजट को बहुत बारीकी से देखने के तरीके हैं। एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर को समझना, दूसरा बजट एस्टिमेट, रिवाइज्ड एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट्स को समझना, तीसरा जीडीपी के मेजरमेंट जिसको हम ईयर ऑन ईयर जो इंडिया करती है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सही तरीका है उससे ग्रोथ फोरकास्ट, एम्प्लॉयमेंट फोरकास्ट, हर फोरकास्ट में इतना फर्क पड़ जाता है कि ईयर ऑन ईयर बहुत इन्फ्लेटेड लगता है कंपेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये हमें देखना है, यानी कि ये 11% फोरकास्ट का ग्रोथ सही नहीं है क्योंकि इसको ईयर ऑन ईयर देखा जा रहा है, और हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही भयंकर स्लो डाउन में इकोनॉमी है। 1% ग्रोथ पर क्वार्टर से ज्यादा की अपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो ये एक बजट को लेके बजट की बारीकियां जो हमें समझने की जरूरत है। अब मैं बजट के थोड़े डायमेंशंस पे जाऊंगी, बजट के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे जाऊंगी। इसमें दो चीजें देखनी है कि ये जो बजट हम 21-22 के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसको प्रवेश करते समय हम दो पुराने लेगेसी प्रॉब्लम्स, मतलब पेंडेमिक के कारण जो लेगेसी, मतलब जो तकलीफ ऑलरेडी है उसको हम लेते हुए आगे जा रहे हैं। इसलिए उस तरह से हमें बजट को देखना है। वो दो क्या है कि एक तो है जो फाइनेंशियल सेक्टर को हम ध्यान में रखें तो एनपीए का इशू को हमें ध्यान में रखना है, जहां पेंडेमिक के पहले आईबीसी के तहत जो एनपीएस को संभालने की कोशिश की गई थी, एक एवरेज रूप में हम कह सकते हैं कि वो उसमें हमें कुछ सफलता भी मिली, लेकिन ये एनपीए का जो इशू है ये अभी इस कदर बढ़ेगा क्योंकि
हम सब जानते हैं कि आईबीसी को सस्पेंड कर दिया एक तरफ, दूसरी तरफ जो एमएसएमईज को डायरेक्ट ट्रांसफर की हेल्प करनी थी वो वैसा पैकेज गवर्नमेंट ने दिया नहीं। जो गवर्नमेंट ने मॉनेटरी स्टिमुलस, क्रेडिट स्टिमुलस के तहत पैकेज दिया था उसका हार्डली 40% मार्केट ने लिया, वरना मार्केट ने लिया नहीं। इसका मतलब ये है कि अब जब हट गया है ये जो सस्पेंडेड था आईबीसी का मोरेटोरियम, ये हट गया है, और इसे हटने के बाद जो इकोनॉमिक क्राइसिस में ये एमएसएमई सेक्टर आएगा तो इसको एक विस्फोटक स्थिति कहा जाता है कि ये जो एनपीएस एमएसएमईज के निकलेंगे। अभी तक तो जो एनपीएस थे वो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के एनपीएस थे, लेकिन इस बार इस दौर में इस बजट में एमएसएमईज का एनपीए फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा भार रहेगा, एक ये, और दूसरा कि एक्सपोर्ट, दो ग्रोथ इंजन्स बेसिकली हमारा है। एक फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करना ये आईबीसी के तहत ताकि एनपीएस को कंट्रोल करें, और दूसरा एक्सपोर्ट सेक्टर। तो एक्सपोर्ट सेक्टर में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है, और इस बजट में हम दाखिल जब हो रहे हैं तब एक्सपोर्ट से हमें कोई आशा दिख नहीं रही है। तो ये एक्सटर्नल डिमांड, एक्सपोर्ट एक्सटर्नल डिमांड के क्लासिफिकेशन में आता है, और ये एक्सपोर्ट्स के कारण और पेंडेमिक के कारण जो सर्विस सेक्टर के ऊपर घात रहा है, जो आपदा सर्विस सेक्टर पे आई है। सर्विस सेक्टर का मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये बजट के शुरू होते समय हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री ने इम्प्रूव किया है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री ने इम्प्रूव किया है, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है 50% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम सर्विस सेक्टर में देखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि सर्विस सेक्टर में ही इंडिया में सबसे ज्यादा विमेन्स पार्टिसिपेशन है। तो सर्विस सेक्टर के लिए क्वेश्चन ये उठता है कि सर्विस सेक्टर के लिए बजट ने क्या किया। ये बैकग्राउंड परिस्थिति है, सर्विस सेक्टर की ये हालत, एक्सपोर्ट की ये हालत और फाइनेंस की ये हालत। तो इन तीनों मेजर इश्यूज के ऊपर बजट ने क्या संभालने की कोशिश की है। इसमें बार बार जो सारे इकोनॉमिस्ट ने बताया कि डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की एक परिस्थिति थी जो 2021 में देनी चाहिए थी और जो नहीं दिया, जिसके कारण ये सारे क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस, बढ़ते हुए कॉम्प्लिकेशंस का सामना हमें करना पड़ेगा सर्विस सेक्टर में प्लस एमएसएमई में। एमएसएमई में इसलिए कि एमएसएमई में डायरेक्ट ट्रांसफर, इनकम ट्रांसफर अगर रहता तो एमएसएमई अपने सेविंग्स को इरोड करके, क्योंकि बहुत समय निकल गया, 1 साल के ऊपर, और मॉनेटरी स्टिमुलस का फायदा उन्हें मिला नहीं, तो उन्होंने अपने सेविंग्स को इरोड करके मेंटेन किया, सस्टेन किया। ऑफ कोर्स आईबीसी के सस्पेंशन ने उसको मदद किया, लेकिन अब जब वो मोरेटोरियम हट गया है तो ये इनके खुद के सेविंग्स भी बहुत इरोड हो गए हैं। इस स्थिति में जब ये क्रेडिट के लिए जाएंगे बैंक्स के पास, तो बैंक जो मॉर्गेज मांगेगी तो वो मॉर्गेज देने की परिस्थिति एमएसएमई में नहीं होगी, और इसीलिए ये एनपीए में तब्दील हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि डायरेक्ट ट्रांसफर सिर्फ लोएस्ट इनकम ग्रुप जो है या बीपीएल है उनके लिए एक अलग तरह से काम आता है, वो एक अलग
तबका है जिसको हम सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के तहत देखेंगे, लेकिन इवन फॉर एमएसएमईज अगर सिर्फ हम बिजनेस सेंस से देखें, कमर्शियल सेंस से देखें, तो कमर्शियल सेंस में भी एमएसएमईज का को ये जो मदद नहीं मिली, उसके कारण ये जो सबसे बड़ा एक इशू फिनेंस में एनपीएस का है, वो किस तरह से और गंभीर हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि स्टिचिंग टाइम सेव्स 9, अगर एक समय पे आप एक रफू लगा दो तो शायद कुछ ज्यादा नुकसान होने से बच जाता। तो ये एमएसएमई का इस तरह से बताने की कोशिश की। ऑफ कोर्स उसके साथ जो एम्प्लॉयमेंट के जुड़े हुए सवाल हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, थोड़ा आगे जाके बताऊंगी। एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि रिसीट, जब हम गवर्नमेंट रिसीट की बात करते हैं तो वो रिसीट में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वहां पे टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होता है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है उसका एक लार्ज पार्ट प्राइवेटाइजेशन के तहत फंड करने की कोशिश सरकार ने की। इसको 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 डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स भी कहते हैं। सो आप एक पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, उसकी जो प्रोसीड्स आएंगी वो एक रिसीट है, गवर्नमेंट के लिए एक रिसीट है, एक 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 इनकमिंग स्रोत है, इनकम नहीं कहेंगे, इनकमिंग स्रोत है। तो ये प्राइवेटाइजेशन में इतना जोर शोर से करने के बावजूद जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स हैं, ये 2,10,000 करोड़ को एस्टिमेट किया गया था, पर हकीकत में ये 32,000 करोड़ तक ही रहा। सो 2,10,000 करोड़ का एक डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड, मतलब एक रिसीट आने की एस्टिमेट थी सरकार की, पर आया कितना, 32,000 करोड़। ये एक बहुत, ऑफ कोर्स हम हर तरह के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हैं, लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन का प्रश्न लेने का एग्जाम्पल लेने का कारण ये था कि जब कॉर्पोरेट्स एक प्रॉफिट लेड रिकवरी, इसको नाम दिया गया है कॉर्पोरेट्स प्रॉफिट लेड रिकवरी के मोड में है। क्यों प्रॉफिट लेड रिकवरी? क्योंकि जो क्रेडिट स्टिमुलस मिला वो कॉर्पोरेट्स ने उसका फायदा उठाया। गाइडलाइंस थी कि कॉर्पोरेट्स रिट्रेंचमेंट ना करे, अनएम्प्लॉयमेंट को ना होने दें, प्रोडक्टिव एक्टिविटी जारी रखें, इसलिए मॉनेटरी स्टिमुलस, क्रेडिट स्टिमुलस दिया गया, कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे दिए गए कॉर्पोरेट्स को। कॉर्पोरेट्स ने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट तो नहीं रखा, रिट्रेंचमेंट कर दिया, हटा दिया वर्करों को अपनी यूनिट से, और प्रोडक्शन को भी ऑन नहीं रखा, और ये पैसे को लेकर स्टॉक मार्केट में डाल दिया। तो इस चीज को कहते हैं प्रॉफिट लेड रिकवरी, कि इनके प्रॉफिट्स बढ़े, जरूर से बढ़े, जो एम्प्लॉयमेंट की इश्यूज का ध्यान रखना था वो नहीं हुआ, उल्टा स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ा, तो स्टॉक मार्केट से भी फायदा कॉर्पोरेट्स को हुआ। जब प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग है, इतना रोबस्ट है पैंडेमिक के टाइम पे, फिर भी जब डिसइन्वेस्टमेंट किया गया तो जो टारगेट था 2,10,000 करोड़, वो टारगेट गिर के 32,000 तक का ही हुआ। कहने का ये मतलब है कि इन्वेस्टमेंट्स इतना कम है प्राइवेट सेक्टर में, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने खूब सालों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इस समय कमाया, फिर भी इन्वेस्टमेंट का मूड, इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट देश में इतना कम है कि ये सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्ट नहीं करने के लिए तैयार था। इसका ये मतलब है कि इकोनॉमी किस हद तक कमजोर हो चुकी है कि इतना एक आर्टिफिशियल प्रॉफिट्स के अंतर्गत भी डिसइन्वेस्टमेंट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया नहीं। डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 2 लाख कितने का टारगेट में सिर्फ 32,000 तक, मतलब कि नॉट इवन यू नो। तो ये बात हुई आपके बिजनेस सेक्टर के कमर्शियल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट की बात हुई। ये कुछ चीजें, एक्सपोर्ट,
एनपीए, राइजिंग एनपीए, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, सर्विस सेक्टर कोलैप्स, ये सारी चीजें कमर्शियल बिजनेस सेक्टर में बजट के तहत बात हुई। अब हम गौर करेंगे एक और एस्पेक्ट ऑफ बजट, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बजट, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अभी हमने रिसीट्स की बात की, ये सारे रिसीट्स की बात की, एक्सपोर्ट से रिसीट कितना आए, ये एनपीएस से रिसीट्स कितना आए। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। तो फिनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को एंड हुआ, अभी 2021 में जो एंड हुआ, तो इसमें क्या बताया गया है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा है, इंक्रीज किया है। कितना इंक्रीज हुआ है? 28.4% कंपेयर टू लास्ट ईयर इंक्रीज हुआ है। अब ये बहुत बड़ी बात है। 28.4% ऑफ जीडीपी एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर दिखे एक आंकड़ा, तो इसका मतलब है कि अच्छा खासा एक्सपेंडिचर फूड सब्सिडी में रहा होगा, अच्छा खासा एक्सपेंडिचर इसमें आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में रहा होगा। ये एक बात दिखती है अगर आप बजट के आंकड़े में 28.4% देखें। तो इसको अगर ध्यान से देखें 28.4%, इसके ऊपर स्टडी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट अभी बाहर किया है। वो बताते हैं कि 28.4% के को टुकड़े टुकड़े में देखिए। एक टुकड़ा है इसका 3 लाख करोड़। 3 लाख करोड़, ये 28.4% जो बढ़ावा हुआ है, इसका एक कंपोनेंट है 3 लाख करोड़। ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो पास्ट बोरोइंग है। अच्छा, इस बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए बजट एलोकेशन नहीं है कुछ, लेकिन पास्ट खूब पहले सालों की जो बोरोइंग्स फूड कॉर्पोरेशन ने की, क्योंकि उनके पास सरकार से बजट एलोकेट कम पड़ रहा था, वो कम हो रहा था हर साल, इस बार तो है ही नहीं, तो उसके तहत इन्होंने बोरोइंग की थी, और वो बोरोइंग का जो अमाउंट है उसका पेमेंट गवर्नमेंट ने किया, इस बजट में किया, वो एक पार्ट है। दूसरा उसका एक पार्ट है, किसकी हम बात करें, 28.4 इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को टुकड़े टुकड़े में हम देख रहे हैं। तो एक तो ये है पास्ट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो बोरोइंग्स थी उसको पे किया गवर्नमेंट ने। दूसरा कि फूड एंड फर्टिलाइजर एंड एलपीजी सब्सिडी कम हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है, ये तीनों में सब्सिडी कम हुआ है। लेकिन जो भी सब्सिडी थी, कम हुई भी सब्सिडी, वो लास्ट इतने सालों का पेंडिंग अमाउंट था जो गवर्नमेंट ने इस बजट में पे किया, और उसको ले लिया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बीच में। अभी मैं बताऊंगी कि दोनों में फर्क क्या है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस पहले किए गए थे, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं किया गया था, तो उतना सब समय का कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर के हेड के तहत ले लिया गया है। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो सारी की सारी कैटेगरीज को जो मैंने अभी बताया, इसको अगर हम माइनस करें तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, वो 28.4 नहीं 17% पे आके रुकता है। तो पहली बात तो ये कि हम 28% से काट छाट कर असली में 28% में कितना अमाउंट है वो 17% तक पहुंचे, ये बजट को बारीकी से देख के हमें मिले। तो ये 17% हुआ, और इसमें 17% तो हुआ, लेकिन 17% एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हो गया है, कर दिया गया है, कैग के आंकड़े में आ गया है, नहीं। तो ना तो ये 28.4% है, होते होते ये 17% है, 17% का आंकलन हो चुका है तो नहीं। क्या बताया जा रहा है कि ये 17% के अंदर उसका 51%, 17% के आधे से ज्यादा, ठीक है, 17% से आधे से ज्यादा, मतलब 17 का आधा, 8 to the 16, 7.5%, 7.5% हुआ 51%, 17% का 7.5%, वो जो मैंने आपको बताया था, वो
आखिरी क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, जिस क्वार्टर के आंकड़े हमारे पास होते नहीं है, जिस आंकड़े में सरकार कोई भी वैल्यू डाल के अपना बैलेंस बता देती है, ये 17%। हमने कहाँ से शुरू हुए थे? 28.4%, हम पहुंचे 17%। अब 17% का 50% ही एक्चुअली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है, और बाकी का जो है 50%, इसको ये फोर्थ क्वार्टर में खर्च करके बताया जाएगा। ये आखिरी के तीन महीनों में, लास्ट क्वार्टर में इसको खर्च करके दिखाया जाएगा। अब ये प्रश्न है कि इतना बड़ा अमाउंट, 17% का आधा, मतलब 7.5% ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक जीडीपी के कंपोनेंट का बहुत बड़ा अमाउंट है। ये क्या आखिरी 3 महीने में खर्च कर सकती है सरकार? ये एक प्रश्न उठता है, जिसका जवाब ये है कि सरकार को जब खर्च करती है तो वो इतना एक बहुत इलेबोरेट सिस्टम के तहत सरकार खर्च कर सकती है। ये रातों रात नहीं खर्च कर सकती। उसकी 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 बहुत लंबी प्लानिंग होती है, एटलीस्ट 4 महीने की प्लानिंग होती है। ऑर्डर्स बहुत बड़े होते हैं, ऑर्डर्स एडवांस में दिए जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि 17% का आधा, 7.5% को ये 3 महीने में खर्च कर देंगे। एक तरीका है कि इसको खर्च किया जा सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, अगर आप इसको ट्रांसफर्स टू स्टेट, जो फेडरलिज्म में सेंटर स्टेट को ट्रांसफर करती है फाइनेंस, उसके तहत कर सकती है। लेकिन बजट में ट्रांसफर टू स्टेट का कोई उल्लेख नहीं है, तो ट्रांसफर टू स्टेट के सिवाय एडहॉक रैंडम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये क्वेश्चन है कि 28% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो हमने 17% देखा, और उसका आधा जो ये आखिरी के 3 क्वार्टर वाले महीने में खर्च करेगी, किस तरह से करेगी उसकी डिटेलिंग है नहीं। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कंपोनेंट्स हमने गिनाए थे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पास्ट पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स का पास्ट पेमेंट है, ये एलपीजी सब्सिडी, फूड सब्सिडी के तहत वो खर्चे हैं। तो वो जो है, जैसे पास्ट पेमेंट, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पास्ट पेमेंट है और कॉन्ट्रैक्टर्स का पास्ट पेमेंट है, इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि आगे की डिमांड बढ़ना, कि लोगों के पास पैसा हो और लोग डिमांड करें। लेकिन ये जो कंपोनेंट्स हैं, इससे डिमांड नहीं बढ़ता। अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को पे किया है तो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास पैसा आके वो डिमांड जनरेट नहीं करता। कॉन्ट्रैक्टर्स अपने डेटर्स को पे करता है, जिन्होंने उनसे लिया होगा उनको पे करता है। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो बोरोइंग पे आपने जो बोरोइंग था, वो पैसे आपने पूरे किए, नया पैसा नहीं दिया, नया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए नहीं दिया, न्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया। कोविड के टाइम पे नया एक्सपेंडिचर का जरूरत था, ना कि पुराना। अच्छा, पुराना अगर आप पे कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ 28% नहीं, बहुत ज्यादा उसके अमाउंट की जरूरत थी। कोशिश ये थी कि 28% एक्सपेंडिचर, जिसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है, उसको हम डीमिस्टिफाई करें, उसकी रियल कोर में कितना अमाउंट है वो देखें। और एक्चुअली फिर अगर आप देखें तो ये तीन लास्ट क्वार्टर को छोड़ के 7%, 7.5% दिख रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक और अच्छी बुनियादी बात पे आते हैं, हेल्थ बजट में हेल्थ को लेके क्या है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बताया ये गया है कि जो फिस्कल ईयर है 1 अप्रैल, ये आज से जो शुरू हो रहा है, आज से नहीं, कल से शुरू होगा 1 अप्रैल, उसमें ये बताया नहीं, ये 2021 के आंकड़े हैं। हाँ, अप्रैल 2021, हाँ एग्जैक्टली, तो यही समय अप्रैल 2021, यानी कि कल से। तो हेल्थ आउटले का आंकड़ा बताया गया है कि, जैसे मैंने बोला, हमेशा ध्यान रखना है कि ईयर ऑन ईयर हम देख रहे हैं, जबकि हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर करना चाहिए। तो ईयर ऑन ईयर जब हम देखते हैं तो हेल्थ आउटले, मतलब लास्ट ईयर के हेल्थ बजटरी एलोकेशन से 137% बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द बजट एलोकेशन। उसकी अमाउंट है 2.23 लाख करोड़ और उसका परसेंटेज अमाउंट है 137 परसेंटेज पॉइंट। बहुत बढ़िया आंकड़ा है। जैसे 28.4% था एक्सपेंडिचर का आंकड़ा, वैसे 137% इंक्रीज इन हेल्थ आउटले एक अच्छा आंकड़ा है।
थोड़ा और इसको गंभीरता से देखें तो ये 137% में जो 58% का कंपोनेंट है, 137 के अंदर एक 58.3% का कंपोनेंट है, इसको ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड वैक्सीनेशन, ये तीन का एक मिला जुला स्वरूप को जो 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 कुल मिला के 137% का 58.3 मतलब ऑलमोस्ट कितना 40% ऑफ 137 ये खर्च हैं। तो इसको, ये तो एक्चुअली सारे अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी मिनिस्ट्रीज हैं, है ना, लेकिन फिनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में इस तरह से बताया कि हमने 137% इंक्रीज हेल्थ में किया है। और तो 137% में एक तो मैंने आंकड़ा ये बताया कि 58% ये मिसलेनियस जुड़े हुए जो खर्च हैं वो उसके ऊपर है, और दूसरा एक बहुत बड़ा खर्च है पीएचसी प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक्स के ऊपर 60,000 करोड़ का खर्चा, ये 137% इंक्रीज के तहत आ जाता है। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि अच्छी बात है पीएचसी के ऊपर इतना खर्चा है, लेकिन पीएचसी के खर्चे कम से कम 5 साल के पीरियड तक वन टाइम आप जिसको कहते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर नहीं है, ये 5 साल तक इसका एलोकेशन रहेगा। तो ये इसको 137% के अंदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देख लेना एक ओवर एस्टिमेशन लगता है अकॉर्डिंग टू मी। इसको और बारीकी से देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ एलोकेशन लास्ट ईयर था तो वो जीडीपी का 0.33% था, और हम उसको इस साल अगर देखें तो वो 0.31% है। बहुत जान के बहुत अचंभा रहेगा अगर हम 137% इंक्रीज के आगे बढ़ पाए, उतना ही देख के हम खुश हो जाएंगे। फिर हम आगे जाके देखेंगे तो सैनिटेशन, वैक्सीनेशन सब दिया जा रहा है, पीएचसी दिया जा रहा है विद इन हेल्थ। और हम थोड़ा आगे देखेंगे तो लास्ट ईयर जो जीडीपी इसका कंट्रीब्यूशन था तो 0.33% था, इस साल हम देखेंगे तो इस साल 0.33 है, लास्ट ईयर 0.31% था, तो इस बार 0.33 है ज्यादा, आखिरी बार 0.31 था कम। मगर इसको समझने का ये मतलब है कि इस साल तो जीडीपी कम है, तो अगर जीडीपी कम है तो 0.33% ऑफ कम जीडीपी का मतलब ये है कि टोटल अमाउंट जो कुल अमाउंट है एब्सोल्यूट अमाउंट वो कम है। इस साल का शॉर्ट में अगर हम देखें तो इस साल का सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में लास्ट ईयर से कम हुआ है। हम मोटी तौर पे बताते हैं कि भाई 0.33% इस साल है, वो लास्ट ईयर से ज्यादा है क्योंकि लास्ट ईयर 0.31% था ऑफ द जीडीपी। पर हम ये भूल जाते हैं कि जब ऑफ द जीडीपी को जोड़ते हैं तो 0.33 बड़ा है, जीडीपी लेकिन कम है, इसलिए उसका जो प्रोपोर्शन है वो लास्ट ईयर से कम है, यानी कि इस साल हम लोगों ने बजट में कम खर्च किया है। अब मुझे लगता है कि आखिरी में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का हम डेटा देख लेंगे क्योंकि ये भी हेल्थ है आपका। ये कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो फिर CMIE के जो रिपोर्ट्स हैं उसके तहत दिसंबर 2020 में एम्प्लॉयमेंट 14.7 मिलियन से उसकी गिरावट दर्ज हुई है, और जनवरी 2021 में एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव है। अभी देखिए यहाँ पे भी अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ना देखें तो समझने में गैर समझ होगा। दिसंबर 2020 में 14.7 मिलियन गिरी, एम्प्लॉयमेंट गिरा,
और जनवरी 2021 में हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव हुआ। आपको ये समझना है, हम सबको ये समझना है कि ये ईयर ऑन ईयर है, तो यानी कि इसको जनवरी 20 के साथ आप कंपेयर कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट तो इम्प्रूव होगा। लेकिन हम मोटा मोटा क्या समझ लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव हो रहा है, हम ये नहीं देख रहे कि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम नहीं देख रहे, इसको ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं। तो ये तो साधारण सी बात है कि 2020 के जनवरी के जो फिगर्स थे उसके हिसाब से हम देखें तो इम्प्रूव हुआ है। और अगर हम इसको जनवरी 2021 के साथ कंपेयर करें, जैन 2020 को अगर हम जनवरी यानी कि कौन सा क्वार्टर टू क्वार्टर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो एम्प्लॉयमेंट 9.8 मिलियन से गिरा है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर से, मैं नहीं, बहुत सारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे तो हमको रियल फिगर मिलेगा। सो ये एम्प्लॉयमेंट जनवरी 2021 में जो एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव हुआ है 11.9 परसेंटेज पॉइंट से, ये एक आंकड़ा है जिसके एकदम सामने दूसरा आंकड़ा है जिसको हम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम कंपेयर करें तो 9.8 मिलियन से इसकी गिरावट हुई है। और भी एक बड़ा आंकड़ा अगर हम देखें तो अगर हम 2016 से इस चीज की स्टडी करें एब्सोल्यूट नंबर्स में, तो हम देखते हैं कि 407 मिलियन लोग एम्प्लॉयड थे 2016 में। 2020 में ये 403 मिलियन एम्प्लॉयड हो गए हैं। ये एब्सोल्यूट नंबर्स के अभी 2021 के आंकड़े आए नहीं हैं। इसके साथ देखना है कि पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है। जब पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो ये गिरावट जो एम्प्लॉयमेंट में है, मैंने 2016 से ट्रेस किया, 2021 के डेटा अभी है नहीं। और एक आंकड़ा देखें तो ये दिखता है कि ये एब्सोल्यूट नंबर्स हो गए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट जिसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट दर जिसे कहते हैं, इसको कैसे आंका जाता है कि प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन वर्किंग ग्रुप, पॉपुलेशन का वो वर्ग जो वर्किंग ग्रुप में है, उसको जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमें एम्प्लॉयमेंट रेट का आंकड़ा मिलता है। तो इसको अगर 2016 में देखें तो ये 43% था और 2021 में देखें इसका रेट है 38% है। तो शॉर्ट में अगर बताएं तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो था जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट बढ़ना था, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को तो हमने डिमिस्टिफाई किया और उसमें दो चीजें दिखती हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक टेक्सटाइल। इसकी बार बात बजट में आई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्ट्री अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नजर से कुछ है नहीं, कुछ खास है नहीं, नंबर वन। नंबर टू कि ये एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा जेस्टेशन पीरियड मतलब 5, 6, 7 महीने के बाद ही दिखता है। अभी जरूरत है इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। तो इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट में फिर बात बता रहे हैं कि टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल पार्क्स बन रहे हैं, तो SEZ भी बन गया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स टेक्सटाइल्स के बन गए और सब में रहा होगा कुछ तो एम्प्लॉयमेंट रहा होगा। लेकिन ये टेक्सटाइल पार्क की जो खास बात है वो कुछ प्लग एंड पार्क उसका नाम दिया जा रहा है। तो प्लग एंड पार्क ऐसा समझ आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ टेक्सटाइल पार्क, 7 ऐसे पार्क्स बनेंगे। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जब बात आती है तो कितना उसमें लेबर इंटेंसिव वर्क होता है, इमीडिएट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट की जो बात आती है वो उसमें कुछ आशा दिख नहीं रही है, जबकि टेक्सटाइल की बात बार बार बताई गई इस बजट में। और अगर हम देखें तो जो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे इस बार का इकोनॉमिक सर्वे 2 वॉल्यूम में है और पहले वॉल्यूम में अनएम्प्लॉयमेंट का एक मतलब चैप्टर तो छोड़ दीजिए, रेफरेंस भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट को एक प्रॉब्लम की तरह इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट में दर्ज ही नहीं है। वॉल्यूम 2 में, इकोनॉमिक सर्वे के वॉल्यूम 2 में मेंशन है, एम्प्लॉयमेंट की चर्चा हुई है, लेकिन ये जो 120 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हुए थे लॉकडाउन के समय, उसकी कोई चर्चा हुई नहीं है। उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस इतना ही कि ऐसा लगता है कि
इकोनॉमिक सर्वे जैसा इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भारत देश का, वहाँ पे अगर गंभीरता से एम्प्लॉयमेंट की चर्चा नहीं हो रही है, हाँ उसमें जरूर ये सारी बातें हैं, टेक्सटाइल पार्क और ये सारी चीजों का। एम्प्लॉयमेंट में एक आखिरी बात बोल के शायद मैं पूरा करूं, क्योंकि बजट के तो बहुत सारे पहलू हैं, और वो है मनरेगा। मनरेगा की एक बात करके हम बात पूरी करेंगे। तो मनरेगा ने अपना खूब काम किया, अच्छा काम किया। 2019-20 में अगर हम देखें तो 615 बिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है, जो बढ़ के 21 में 730 बिलियन बढ़ गया। ऑलमोस्ट 100 बिलियन की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। ये जो माइग्रेंट लेबर्स गए थे शहरों से, उनका अब्जॉर्प्शन एक हद तक। लेकिन समझने की बात यह है कि इस बजट में मनरेगा के एलोकेशन 35% से कम कर दिया। तो पता नहीं इसमें सोच क्या रही होगी, कि ये सोच है कि और मनरेगा की एक खासियत है कि एज पर मनरेगा के जो लॉज हैं, उसके तहत ये बताया गया, स्पष्ट किया गया कि ये डिमांड ड्रिवन है, कि जितनी डिमांड होगी उतना एलोकेशन करना होगा। तो ये किसी भी स्टैटिस्टिक्स से, नंबर से समझ नहीं आता कि ये इसकी डिमांड इतनी कम हो गई होगी, जिसके तहत 35% एलोकेशन सरकार ने मनरेगा के लिए कम कर दिया है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मनरेगा की डिमांड बढ़ ही रही है, उसमें 35% घटा देना ये किस समझ से है, और ये कैसे एक इतनी बड़ी क्राइसिस में, और मनरेगा ने एक अच्छा योगदान किया है इस क्राइसिस में संभालने को, उसमें कम कर दिया है। और एक सोच ये हो सकती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर, जैसे बताया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अब खड़ा हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर नौकरियां देंगी, लेकिन इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि ये एक इल्यूजन जैसा है कि प्राइवेट सेक्टर खड़ा हुआ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट दिया नहीं है, और उस तरफ आपने मनरेगा को कम कर दिया है। इनफैक्ट इकोनॉमिस्ट ये बता रहे हैं कि एक अर्बन मनरेगा का एक रूप शुरू होना चाहिए, क्योंकि अर्बन में भी अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस बहुत ज्यादा है। और ये सब चीज को एक और डायमेंशन में देखना जरूरी है, जिसको जेंडर लेबर गैप हम कहते हैं, क्योंकि मनरेगा में भी महिलाओं का ही योगदान ज्यादा है, और ये 35% कटौती वहां सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि इंडिया का जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, हम 2011 का डेटा देखें 2018 तक तो 8% से गिर चुका है, 23% है 2018 के डेटा के हिसाब से, जो कि बांग्लादेश जैसी देश है या इंडोनेशिया जैसी देश है। बांग्लादेश में 30% है, उसके इंडोनेशिया में उससे भी ज्यादा है, उसके तहत हम 23% पे हैं। सो पेंडेमिक, कोरोना, मनरेगा, एक्सपेंडिचर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सब एंटी वुमन बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, एंटी लेबर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। और फीमेल पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 66% है, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों का समावेश है, और इंडिया में 40% है। तो ये हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम देखें तो आंकड़े अच्छे नहीं है। बजट जो आंकड़ा देता है उसके थोड़ा डिटेल में हमें देखना है, बहुत बारीकी से हमें देखना है कि रिवाइज एस्टिमेट है, एक्चुअल एस्टिमेट है, ये एक्सपेंडिचर हो चुका है या ये एक्सपेंडिचर को लास्ट क्वार्टर में किया जाएगा। एक साल भर का एक्सपेंडिचर का 51% लास्ट क्वार्टर में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, समझ के बाहर है। हेल्थ में क्या आंकड़े थे और क्या हकीकत है वो मैंने बताने की कोशिश की। एम्प्लॉयमेंट में क्या आंकड़े हैं, क्या हकीकत है, मैंने बताने की कोशिश की। और बस शायद मैं इतना ही कह के बात पूरी करती हूँ, और मुझे ये मौका मिला उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।